बच्चों, आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि आपको इस कोविड महामारी के कारण जो 30% सिलेबस हमारा कम हुआ है उस सिलेबस की जानकारी हो सके और अब हमें पढ़ना क्या है उसकी जानकारी हो सके। बच्चों, मैंने बहुत अध्ययन किया। मैं खैर इन बातों पर नहीं जाना चाहता, किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता, लेकिन ये सिलेबस देखकर जो हटाया गया है वो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ कुछ बोर्ड ने छल कर दिया हो। क्यों? क्योंकि वो सिलेबस हटाया जो कभी जिसके प्रश्न कभी पूछे नहीं जाते, या पूछे जाते तो बहुत 1 या 2 नंबर के। तो उनके हटा देने से बहुत ज़्यादा सिलेबस पर हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी मैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हूँ, तो मैं सरकार की बुराई तो नहीं करना चाहता, फिर भी हम एक काम कर सकते हैं कि जो हमारा सिलेबस है पिछले साल का, चाहे आप कोई बुक ले लीजिए पिछले साल की, चाहे कोई क्वेश्चन बैंक ले लीजिए किसी भी प्रकाशन का, मैं किसी प्रकाशन को फेवर नहीं करूँगा, उस प्रकाशन के जो सिलेबस है क्वेश्चन बैंक में या बुक में या एनसीईआरटी की बुक आपको मिल जाए कहीं से पुरानी, तो उस बुक से आप सिलेबस नोट कर लीजिए। और इसके अलावा चूँकि बच्चे आजकल हमारे नेट पर जुड़े रहते हैं, तो पिछले साल का सिलेबस आप एज इट इज निकाल लीजिए और इसमें से ये टॉपिक हटा दीजिए जो मैं आज आपको डिस्कस करूँगा। तो आप देखेंगे कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड है उसमें से जो हटाया गया सिलेबस है, 30% कह रहे हैं कि 30% साहब हमने हटा दिया, उसमें से शायद मुझे नहीं लगता कि 5 नंबर का प्रश्न भी आता हो, 5 नंबर तक के प्रश्न भी आते हों। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि साहब 30% सिलेबस हटा गया, अब हमने 70% कर दिया और 70% बच्चों को पढ़ना है। ये सब मिथ्या बातें हैं। इसलिए बच्चों, तैयारी पूरी रखिए, चाहे आप किसी के साथ भी जुड़िए, ऑनलाइन क्लासेज के साथ किसी भी तरह से जुड़िए, लेकिन अपनी तैयारी प्रॉपर उसी तरह से रखिए। और इन टॉपिक्स की जहाँ तक बात है, जैसे मैंने फर्स्ट बुक के अभी ये टॉपिक नोट करे हैं, इनको मैं आपको डिस्कस करूँगा कि क्या हटाया गया, क्या क्या पढ़ना है, तो उनको देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि इनमें से कुछ नहीं है, ये तो कभी सिलेबस में आते भी नहीं थे, एग्ज़ाम में आते भी नहीं थे। तो ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे जो फर्स्ट हमारा पहली इकाई है स्थिर वैद्युत की, उसमें एक समान आवेशित प्रतले गोलीय कोश के भीतर तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है गॉस के नियम से। इसका मतलब आपको सारा पढ़ना है, आपको कूलम नियम भी पढ़ना है, आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ये सब कुछ पढ़ना है आपको। केवल एक टॉपिक ये हटा देना है। तो बताइए, इतने सारे चैप्टर में से केवल एक टॉपिक हटा देना कहाँ की तुक की बात है। चलो खैर, मैं इस बात में नहीं जाता। तो बच्चों, एक तो आपको ये नोट करना है कि एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के भीतर तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना गॉस के नियम से, ये टॉपिक आपको तैयार नहीं करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 में जो आप पढ़ेंगे वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा में सब कुछ है। वैद्युत धारा है, अनुगमन वेग है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में सारे कुछ डिस्कस किए हुए हैं। उनमें केवल और केवल आपको कार्बन प्रतिरोधक के लिए वर्नक्रोड, मतलब जो हम आपको बीबी रॉय वेरी गुड वाइफ करके, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ करके हम आपको कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्णक्रम समझाते थे, वर्ण कोड समझाते थे, वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं करना है। और प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा समांतर संयोजन, ये तो आता ही नहीं था कभी भी इंटर में, ये तो हमेशा ही हाई स्कूल का टॉपिक है, हाई स्कूल में इस पर प्रश्न आते थे। लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए कोई बाध्यता नहीं है, न्यूमेरिकल जरूर आएंगे इस पर। तो इसलिए आप इनको चाहे मत तैयार कीजिए। तो यहाँ से अभी तक कुछ ऐसा खास नहीं आया कि हमारा बहुत ज़्यादा अंकों का अंतर पड़ रहा हो। इसके बाद में यूनिट 3 आई। यूनिट 3 में है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। अब देखिए, जो सिलेबस सेट करने वाले हैं वो बहुत तेज लोग हैं। कैसे? उन्होंने कहा कि चुंबकीय द्विध्रुवीय छड़ चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बलाघूर्ण, यहीं तक की बात करते हैं। तो बच्चों, जो हम पढ़ाते थे, इस सिलेबस को हम पढ़ाते हैं,
तो हम बिल्कुल एज इट इज पढ़ाते हैं। जैसे वैद्युत द्विध्रुव के लिए हम उसकी अक्ष पर निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, ऐसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो सिलेबस सेट करने वालों ने सोचा कि भाई वैद्युत द्विध्रुव पर निकाल लिया, चुंबकीय क्षेत्र में निकाल लेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निकाल लेंगे। इसलिए ये भी कभी मैंने आज तक नहीं देखा गया पूछे आपके यहाँ बोर्ड के एग्जाम में पूछते हुए कि चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर या निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसलिए ये भी कोई हमारे लिए बहुत लाभप्रद नहीं है। इसके बाद में बताया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बलाघूर्ण। तो जब हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र में स्थित बलाघूर्ण पर बलाघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित कर लिया, बिल्कुल ऐसे ही ये था। चुंबकीय अवयव में अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थ उदाहरणों सहित। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि लोह चुंबक तो अनुचुंबक तो प्रतिचुंबक की व्याख्या वो तो पढ़नी है ही। अब वो व्याख्या यदि हम पढ़ेंगे तो हम आपको बताइए कि कैसे हम आपको ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जब भी तो हम उनकी भी एक्सप्लेनेशन आपको समझाएंगे। इसलिए यहाँ भी गड़बड़ है मामला, लेकिन चलो फिर भी। और इसमें कहा कि वैद्युत चुंबक जो हम पढ़ाते थे लास्ट में, और इनकी तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक और स्थायी चुंबक, ठीक है। इसके बाद में हमारी इकाई 4 आती है। इसमें है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर से इन्होंने निकाला क्या है, केवल वाटहीन धारा, ठीक, शक्ति गुणांक। अब देखिए जब हम चौक कोयल आपको पढ़ाएंगे, चौक कोयल सिलेबस में है, और ओनली एल सर्किट, ओनली सी सर्किट, केवल प्रेरक तो लगे या केवल संधारित्र लगे या केवल प्रेरक तथा संधारित्र लगे, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ाएंगे। और हम आपको एलसी ऑसिलेशन पढ़ाएंगे, मतलब प्रेरक संधारित्र में संयोजन में होने वाले प्रत्यावर्ती धारा के दोलन पढ़ाएंगे। तो फिर हमें आपको ये वाटहीन धारा समझानी ही पड़ेगी। शक्ति गुणांक नो मैटर, तो इससे हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद में इकाई 5 में जो हटाया गया सिलेबस में वो है वैद्युत विस्थापन धारा की आवश्यकता। अब बच्चों ये बताइए, जब हमें विस्थापन धारा पढ़नी है तो उसके आवश्यकता में ही क्या ज़्यादा अंतर पड़ जाता, तो इसलिए ये चैप्टर भी हमें पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो अब मैं इस फर्स्ट बुक में तो केवल यही चेंज आया, और सेकंड बुक का मैं आपको फिर लिखा देता हूँ। तो आप सेकंड बुक के और टॉपिक्स नोट कर लीजिए जो जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार नहीं करने हैं। अब बच्चों खंड ख में देखिए, दूसरी बुक जो एनसीईआरटी की हमारी, उसमें देखिए कि कौन कौन से टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम से हटाए गए। तो सबसे पहले टॉपिक यूनिट फर्स्ट जो आती है वो ऑप्टिक्स आती है, प्रकाशिकी। उसमें बच्चों गोलीय दर्पण हटाया, क्योंकि हम इसे हाई स्कूल में पढ़ लेते हैं। दर्पण का सूत्र हटाया, प्रकाश का परावर्तन हटाया, और प्रकाश का प्रकीर्णन हटाया। आकाश का नीला वर्ण, आकाश नीले रंग का क्यों होता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ लाल होना, दृष्टिगोचर होना, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता। तो इसका मतलब ये है कि आपको केवल परावर्तन वाला चैप्टर जो आपने हाई स्कूल में पढ़ लिया है वो नहीं पढ़ना है, बाकी सारा सिलेबस एज इट इज रहेगा। और ये भी हम हाई स्कूल में पढ़ाते हैं, आकाश का नीला रंग क्यों होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। सूक्ष्मदर्शी भी हम सरल सूक्ष्मदर्शी भी हाई स्कूल में पढ़ाते हैं। विभेदन क्षमता जरूर इंटर का टॉपिक है, वो हटा दिया गया है। इसके बाद में बच्चों इसी में बाकी अपवर्तन, जू का तू है, और सब टॉपिक जू के तू हैं। केवल ध्रुवण में थोड़ा सा इन्होंने हटाया है, ध्रुवण हटा दिया है, समतल ध्रुवित प्रकाश हटा दिया है, ब्रूस्टर का नियम हटा दिया है, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइडों का उपयोग। इसका मतलब आपको और सब चीज़ें पढ़नी है, जैसे पोलराइड क्या होती है और मेलस का नियम क्या है। इसके अलावा इस चैप्टर में जो भी है वो आपको सब तैयार करना है। अब नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट 2, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इसमें केवल बच्चों जो हटाया है इन्होंने डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग हटाया है, उसका प्रायोगिक विवरण हटाया, मतलब प्रयोग नहीं आएगा लेकिन उसका निष्कर्ष जरूर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने साफ लिखा है कि प्रायोगिक विवरण
न दिया जाए, केवल निष्कर्ष की व्याख्या की जाए। मतलब उसका जो निष्कर्ष है वो आपको ज़रूर पढ़ना है। निष्कर्ष आप जब ही पढ़ेंगे जब आपको एक्सपेरिमेंट पता हो, तो ये भी आपको साइड वेज से पढ़ना ही है। इसके बाद में यूनिट 3 में इन्होंने जो हमारी यूनिट 3 है उसमें है परमाणु तथा नाभिक, उसमें रेडियो एक्टिविटी हटाई है, अल्फा बीटा कण हटाए हैं, किरणें और उनके गुण हटाए हैं। रेडियो एक्टिव 6 के नियम जो हम सोडी के नियम पढ़ते थे, हम हाई स्कूल में पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, वो हटा दिए हैं। बाइंडिंग, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन ये हटा दिए है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ये हटा दिया है। और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन ये हटा दिया है। मतलब आपको जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा वक्र पढ़ते थे हम द्रव्यमान संख्या के साथ में, वो अब नहीं पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद में लास्ट यूनिट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ होती थी, या इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ हैं, उसमें हम आपको ट्रांजिस्टर सबसे पहले तो पीएन संधि पढ़ाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, और उसके पहले तो उससे पहले सबसे पहले तो हम पी टाइप क्रिस्टल, एन टाइप क्रिस्टल ये आपको समझाते हैं। फिर पीएन संधि आपको पढ़ाते हैं, पीएन संधि अग्र अभिनत, उत्क्रम अभिनत हम आपको समझाते हैं, पीएन संधि के अनुप्रयोग समझाते हैं रेक्टिफायर के रूप में, अर्थात रेक्टिफायर के रूप में हम इसे कैसे यूज करते हैं, मतलब एसी से डीसी को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद में हम ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं, तो वो सब कुछ आपके पाठ्यक्रम में है। केवल आपको जो नहीं पढ़ना है वो केवल तो जेनर डायोड नहीं पढ़ना है, और जेनर डायोड वोल्टा नियंत्रक के रूप में ये नहीं पढ़ना है। बाकी आपको सबसे पहले पी टाइप क्रिस्टल, एन टाइप क्रिस्टल, पीएन संधि, और इसके बाद में पीएन संधि का अनुप्रयोग आपको दोनों पढ़ने हैं, अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में, रेक्टिफायर के रूप में, हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में, और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में। फिर इसके बाद में आपको ट्रांजिस्टर पढ़ने हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसके अनुप्रयोग पढ़ने हैं, सब कुछ पढ़ना है। एलईडी, फोटो डायोड, केवल पढ़ना क्या नहीं है केवल जेनर डायोड, और जेनर डायोड का एक अनुप्रयोग हम पढ़ाते थे, जेनर डायोड वोल्टा नियंत्रक के रूप में, ये नहीं पढ़ना है। तो अब आप बच्चों ये आश्वस्त हो गए होंगे। मैं भी आश्वस्त तब हुआ, इससे पहले बहुत सारे यूट्यूबर जानकारी दे रहे थे कि ये हट गया, ये आ गया, लेकिन जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ ना मिले, मतलब हम अपनी माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट से कुछ निकाल कर आपको ना बता दें, तब तक वो सब जानकारियाँ हम उस पर विश्वास नहीं करते। और ये जो मैं आपको सिलेबस लाया हूँ, ये अब आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर मिलेगा, उससे निकाल कर लाया हूँ, और तब आपको मैंने ये बताया है। रही बात प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल जब आएंगे तो उसमें भी हम आपको एक फ्रेश वीडियो बना देंगे, कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको तैयार करने हैं और कौन से सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। उसका कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि आपके लिए मैं पूरी वीडियो उसमें बना दूं। तो जब प्रैक्टिकल आएंगे, हम जनरली जनवरी में होते हैं, तो तब मैं एक वीडियो बनाकर और डाल दूंगा कि कौन कौन से प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में हैं और कौन से प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में नहीं है। अब बच्चों, आपको इस जानकारी से ये आइडिया हो गया होगा कि यदि हम ये कहें कि 30% सिलेबस निकल गया, तो वो बहुत बड़ी हमारे लिए कोई राहत की खबर नहीं है, क्योंकि 30% सिलेबस में केवल 5-6 अंक का प्रश्न आते थे टोटल मिला के, बाकी सिलेबस पूरा जूकातू है। इसलिए आप धैर्य रखिए, एक एक वीडियो को देखते जाइए, उनसे नोट्स लेते जाइए। डिफ़िकल्टी आती है तो मैंने आपको अपना नंबर भी दिया हुआ है किसी वीडियो में, और व्हाट्सएप नंबर भी वही है मेरा। आप व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ लीजिए, फ़ोन करके कॉल करके पूछ लीजिए। एक एक वीडियो को बिल्कुल सरलता से समझते जाइए, तो फिर मैं समझता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक्स वेरी वेरी मच।